गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और ये भी हमें पता है, हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि कोई भी जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब कोशिका है तो कोशिका में बताइए इतनी सारी कोशिकाओं का बना हुआ है हमारा शरीर, तो इसको बराबर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो मेंटेनेंस डेट मीन्स अनुरक्षण। तो मेंटेनेंस करने के लिए सभी को हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी किससे मिलेगा? एनर्जी बिल्कुल सही बात है, भोजन से मिलेगा हमको। तो वो भोजन जब हम करते हैं तो भोजन जो होता है उसमें हम लोग सारे पोषक तत्व को लेते हैं भोजन के माध्यम से, लेकिन वो जो है उसका जटिल अवयव होता है। अब जटिल अवयव को सरल अवयवों में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर जटिल अवयव लेते हैं हम लोग तो क्या पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ वही सारा काम कर रहा है, तो क्या शरीर के प्रत्येक कोशिका के पास जटिल अवयव पहुंच जाएगा कि भोजन हम किए यहाँ पे मांसपेशी के पास पहुंच गया, यहाँ पे सेल्स के पास पहुंच गया डायरेक्टली? ऐसा नहीं होता है। उस जटिल अवयव को सरल अवयवों में तोड़ना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, यही जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक तंत्र विकसित है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आज हम आपको मनुष्य का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग अर्थात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा पाचन तंत्र है तो इसमें बहुत सारे अंग भाग लेंगे। कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे बहुत सारे अंग हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए हमारा मुख गुहा है, ये हमारा क्या मुख गुहा है। गुहा डेट मीन्स कि वो बंद है। तो बंद है तो ये मुख गुहा जो है बाहर की ओर मुख नामक अंग से खुला हुआ रहता है और दांत के जबड़ा और होंठ के सहारे ये बंद हो जाता है। तो मुख गुहा में जो सबसे पहले हम लोग एंट्री अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमको दांत मिलता है और मनुष्य के मुंह में लगभग 4 प्रकार के दांत आपको पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो चारों प्रकार का दांत का क्या क्या काम है सबसे पहले यही देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उस जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम भोजन को मुख में ही डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले हो गया आपका इंसीजर हो गया। इंसीजर का काम है एकदम छेनी के समान पतला कतरने वाला दांत होता है, ये इंसीजर होता है। दूसरा जो दांत होता है केनाइन होता है। दूसरा क्या होता है? केनाइन होता है। तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा मोलर होता है। तो देखिए, ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह गुहा में पाए जाते हैं। इंसीजर का काम तो बता दें कि पतला छेनी के समान रहता है, ये कतरने का काम करता है। केनाइन, जिसे हिंदी में चवर्णक भी कहा जाता है, ये मांस वगैरह को चीरने का काम करता है। और प्रीमोलर, इसका हिंदी होता है अग्रचवर्णक, मोलर का हिंदी होता है चवर्णक। तो प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाना और पीसना। अब इसकी संख्या देखिए क्या क्या होती है। देखिए, इसका संख्या इस प्रकार वैरी करता है 2 1 2 3। ये 2 1 3 संख्या नहीं, ये पेयर में लिख रहे हैं, 2 पेयर। किसका? इंसीजर का। इंसीजर का 2 पेयर ऊपर पाया जाता है, फिर 1 पेयर केनाइन पाया जाता है, 2 पेयर प्रीमोलर और 3 पेयर मोलर। तो 2 1 3 और 2 5 और 3 8 पेयर, 8 जोड़ा दांत जो है हमारे मुख गुहा में ऊपर की ओर रहते हैं और 8 जोड़ा दांत नीचे की ओर रहते हैं। और इसी से काम हम सारा कर लेते हैं। इससे कतरने का काम करते हैं, इससे जो चीरने का काम करते हैं, और ये प्रीमोलर और मोलर से हम लोग चबाने और पीसने का काम करते हैं। अब देखिए, आप ये भी कहिएगा सर ऊपर हो गया 16 दांत, नीचे भी 16 दांत, तो 16 दूनी 32 दांत। तो सभी मनुष्य के मुंह में क्या 32 दांत होते हैं? नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे सबसे पहले आप चले आते हैं हम लोग छोटा सा बच्चा में। तो छोटा बच्चा में क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो शिशु का दांत आने में लगभग 6 महीना लग जाता है। ये जरूरी नहीं कि 6 महीना, बिफोर भी आ जाता है या किसी बच्चा का लेट भी हो सकता है, जैसे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है उस वजह से।
तो अगर 6 महीना से दांत आना स्टार्ट हो जाता है तो लगभग 2 साल की उम्र होते होते एक बच्चे के मुंह में लगभग 20 दांत आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है? 20। तो बड़ा गजब हो गया भाई। बड़ा बच्चा जब बड़े हो जाते हैं व्यक्ति तो उनके मुंह में 32 दांत, और छोटा बच्चा है तो 20 दांत। लेकिन वो भी तो वही खा पाते हैं जो बड़े व्यक्ति खा पाते हैं, और छोटा बच्चा भी सारा कुछ खा लेता है। तो ऐसा कौन सा दांत है भाई? तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके मुंह में ये 3 पेयर यानी ऊपर 6 दांत और नीचे 6 दांत, 6 दूना 12 दांत जो है मोलर नहीं होता है। इसलिए इसकी संख्या 12 घट जाती है। टोटल नंबर ऑफ टीथ्स बच्चे में दूध के दांतों की संख्या हो जाती है 20। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्री मोलर और मोलर दोनों दांत का काम है चबाना और पीसना। तो अगर 12 दांत नहीं है तो क्या दिक्कत है? हमारे पास 2 जोड़ा ऊपर और 2 जोड़ा नीचे, तो बच्चे के मुंह में है ही दांत, तो 4 4 8 दांत है। 8 दांत की सहायता से वो चबा भी लेगा भोजन को और पीस भी लेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे ही 6 वर्ष का उम्र होता है, ये जरूरी नहीं कि 6 वर्ष, 6 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद उसका जो ये दूध वाला दांत है ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद वहाँ पे अस्थाई दांत आने लगता है, वो परमानेंट टीथ हो जाता है। तो छोटा बच्चा में जो दांत टूटा 6 साल की उम्र से लेकर शुरू होता है, अब 12 साल की उम्र होते होते लगभग पूरा दांत टूट जाता है, और परमानेंट टीथ अस्थाई दांतों के द्वारा वो आदि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर ये भी कहिए कि सर अब दोबारा टूटेगा, तो अब टूटेगा तो नहीं आएगा। जो पहले दांत टूट गया तो आ गया, वो मिल्क टीथ था, लेकिन अब परमानेंट टीथ हो गया है। अब इसके बाद टूटेगा तो दांत दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए इस दांतों की सुरक्षा भी करना हमारा काम है। बच्चे लोग ज़्यादातर जनरली चॉकलेट खा लेते हैं या मीठा खाना पसंद करते हैं, और खा लिए और खाने के बाद फिर वो अपना ब्रश वगैरह या फिर दांतों को अच्छी सफाई नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है दांत में हमारा इनामेल होता है। ऐसे भी इनामेल हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और इनामेल पर क्या होता है मीठा जमने से बैक्टीरिया उसको एसिड में बदल देता है, अम्ल में बदल देता है, जिस वजह से क्या होता है हमारी दांतों की क्षय होने लगती है, दांत को नुकसान होने लगता है। इसलिए जब भी मीठा या कोई भी चीज़ खाएं हम लोग, तो बच्चे को भी सिखाएं कि ब्रश करें, साफ सफाई पूरी अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो चलिए अब मुख का काम है ये सारा। इसके बाद मुख गुहा में आपका एक चीज और पाया जाता है, एक मांसल रचना, और उस मांसल रचना का नाम है जीभ, टंग। टंग पाया जाता है। टंग का क्या काम है, जीभ का क्या काम है भाई हमारे मुख गुहा में? तो अब पाचन क्रिया में क्या इसका जरूरत पड़ गया? तो जी हाँ, जीभ का काम है। जब हम लोग मुख गुहा में भोजन को डालते हैं और दांतों की सहायता से उसे काटते हैं या फिर पीसते हैं या फिर चीरते हैं, तो उसके बाद जो है मान लिया जाए इस क्रम में भोजन को मुलायम करना बहुत ज़रूरी है। तो भोजन को मुलायम करने के लिए अब देखिए जीभ क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर लार ग्रंथि भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि जो पाई जाती है हमारे शरीर में, ये लार ग्रंथि भी 3 पाई जाती है, पैराटाइड ग्रंथि, सबमेडुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। ये ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। अब लार निकला तो जो भोजन का कड़ा भाग होगा उसको मुलायम करने के लिए क्या करता है, जीभ जो है लार को भोजन में मिला देता है, जिससे भोजन क्या होता है, मुलायम हो जाता है। उसके बाद भोजन को चबाना और तोड़ना और आसान हो जाता है, महीन महीन करना बहुत ईजी हो जाता है। जीभ का और क्या काम है, जीभ का एक और काम है, बहुत मुख्य काम है। अगर भोजन करते करते अगर गलती से भोजन इधर चलाता है तो हम लोग इधर से भी ऐसे करके जीभ करके हम लोग भोजन को अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद और देखिए जीभ में स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। जो जीभ होता है उस पर छोटा छोटा अंकुर टाइप का पाया जाता है, जिसे हम स्वाद कलियाँ खाते हैं, और इसी की वजह से हमें एहसास हो पाता है कि कौन चीज़ मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा है। तो देखिए जीभ का भी हमारे मुख गुहा में या पाचन तंत्र में बहुत बड़ा रोल है। अब ये लार ग्रंथि से सिर्फ लार नहीं निकलता है, इससे एक एंजाइम भी निकलता है। एंजाइम मतलब पाचक रस जो पचाने में सहायता करता है। तो एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज।
एमाइलेज क्या करता है कि जो भोजन टूटता है दांतों की सहायता से, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज निकला, एमाइलेज का काम हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में है, कार्बोहाइड्रेट जो गया भोजन के साथ, इसको क्या किया, ग्लूकोज में बदल दिया। समझ लीजिए कि आप जो है पाचन तंत्र में जो भी भोजन कर रहे हैं पोषण के लिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट है पोषक तत्व वो उसका टूट गया, ग्लूकोज में विखंडित हो गया, मतलब सरल अवयव में टूट गया। एक तरह से समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का हमारा पाचन हो गया। अब देखिए इसके बाद भोजन अब चला आता है धीरे, यहाँ पे दिया हुआ ट्रैकिया, ये श्वास नली है। ये श्वास नली के बारे में हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि श्वास नली का भी जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए इसके बाद चले आते हैं सांस नली। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली से भोजन धीरे धीरे यहाँ पे पूरा एकदम चबा उबा के हम लोग एकदम महीन कर दिए हैं। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस होने के लिए, आगे और पचने के लिए भोजन धीरे धीरे जाता है, ये ओइसोफेगस कहलाता है, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। अब ये देखिए ग्रास नली भोजन को कैसे कैसे ले जाता है। ग्रास नली जो है भोजन को संकुचित ऐसे शिथिलन करके ले जाता है, ऐसे करके ले जाता है, धीरे धीरे करके ले जाता है ग्रास नली। और ग्रास नली का कोई काम नहीं है, बस ये रास्ता है। अब यहाँ से जो भोजन है वो आपका पहुँच जाता है, ये देखिए आमाशय, ये है आमाशय, जिसे अंग्रेजी में हम स्टोमिक कहते हैं। अब ये आमाशय क्या है, तो आमाशय भी हमारे शरीर में एक ग्रंथि है। भोजन यहाँ चलाया, आमाशय भी एक ग्रंथि है, और याद रखिए जो ग्रंथि है उससे कुछ न कुछ का सिक्रीशन तो जरूर होगा। तो आमाशय से भी एक 3 तरह का रस का सिक्रीशन होता है। देखिए सबसे पहले आपका HCl का सिक्रीशन होता है इसी से, उसके बाद आपका श्लेष्मा म्यूकस जिसे बोलते हैं, इसका भी सिक्रीशन इसी से होता है। फिर तीसरा जो है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन अर्थात पेप्सी, ये सब तीनों चीज का सिक्रीशन होता है आमाशय ग्रंथि से। और तीनों का जो सिक्रीशन होता है, तीनों के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं जठर रस, या अंग्रेजी में बोले तो इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और एक दिन में लगभग 3 लीटर जठर रस का सिक्रीशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, आमाशय से हो रहा है। आमाशय भी एक ग्रंथि है। तो इसमें 3 प्रकार का अवयव आता है। देखिए सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल का क्या काम है, तो जो भी भोजन के साथ बैक्टीरिया आता है उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ ही साथ ये देखिए श्लेष्मा है, पेप्सिनोजेन है, तो पेप्सिनोजेन यहाँ पे पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अभी ये हो जाता है पेप्टोन में, तो अब ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो देखिए आपका आमाशय ग्रंथि क्या कर रहा है कि HCl ये अम्ल बैक्टीरिया को मार दे रहा है, और ये पेप्सिनोजेन क्या कर रहा है कि प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है। हल्का फल्का इसमें लैपेज एंजाइम भी निकलता है जो कि आपका वसा को पचाने का काम करता है, लेकिन वो हल्का मात्रा में होता है। जनरली इसमें प्रोटीन पचाने का काम होता है। इसके बाद आगे हम लोग चले आते हैं। अब ये जो आमाशय ग्रंथि से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कभी कभी क्या होता है पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कम हो गया, यानी पेप्सिन की मात्रा कम हो गई। तो जब पेप्सिन की मात्रा कम हो जाती है, हमारे शरीर से निकलना आमाशय से कम हो जाता है, तब वही गैस का निर्माण होने लगता है। चूंकि भोजन का डाइजेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये गैस हो गया हमारे शरीर में। चूंकि ये ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से के वजह से आपके शरीर में गैस बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कि गैस निकल रहा है ना। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि पेप्सिनोजेन अर्थात पेप्सिन का सिक्रीशन होना थोड़ा कम हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आमाशय ग्रंथि में HCl का सिक्रीशन अधिक होने लगता है। तो जब HCl का सिक्रीशन अधिक होगा तो ये किसको चोट पहुंचाएगा, आमाशय का दीवार को।
लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए हमारे शरीर में श्लेष्मा का स्रावित होते रहता है, श्लेष्मा का सिक्रीशन होते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, HCl का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिस वजह से ये मांसपेशियों पर हल्का हल्का घाव का निर्माण, गड्ढा गड्ढा जैसा कर देता है, जिसे हम लोग अल्सर, पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा आमाशय का घाव, पेप्टिक अल्सर। अब ये जनरली किसको होता है? जनरली उसी को होता है जो बहुत लंबा समय तक भूखा रहता है। जनरली लेडीज लोग में ज़्यादा समस्या होती है, उन लोग घर का काम करते रहते हैं बहुत सारे लोग, और घर का काम करते करते वो खाना भूल जाते हैं, या बहुत बार फास्टिंग रखते हैं तो बहुत समय भूखे रहते हैं। तो भूखे रहने की वजह से क्या होता है कि HCl का सिक्रीशन हो गया, लेकिन उनको पर एक्टिविटी करने के लिए भोजन नहीं आया, तो वो किसको क्या करेगा? तो वो आमाशय की दीवार को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये हो गया हमारा आमाशय ग्रंथि। और इसके बाद चले आते हैं, यहाँ पे भोजन बिल्कुल जो है लय की तरह एकदम महीन हो जाता है। लय की तरह महीन हो गया, उसके बाद भोजन आपका चलाता है। इसके बाद ये देखिए लगा हुआ ये छोटी आंत में, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होती है। अब 6 मीटर ये लंबा है छोटी आंत, तो छोटी आंत में बहुत सारे चीज लगे हुए हैं, जिससे निकलने वाला पदार्थ वो छोटी आंत में आता है और पूरी तरह से पचाता है। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे आया हुआ है आपका यकृत। देखिए ये भी एक सवाल आता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? उस ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। इसका वजन हमारे शरीर में लगभग 1.5 kg होता है। इससे एक रस निकलता है जिसे हम पीत रस कहते हैं। इससे एक रस निकलता है जिसे हम पीत रस कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसे वाइल जूस बोलते हैं। और वो पीत रस निकल के ये देखिए थैली बना हुआ है, पीत की थैली, यहीं पे आके जमा हो जाता है। अब प्रतिदिन लगभग यकृत से 600 ml से लेके 1200 ml पीत रस का सिक्रीशन होता है। 600 ml से लेके 1200 ml पीत रस का सिक्रीशन होता है। और ये पीत का जो थैली में पीत रस जमा हो रहा है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति, तो इसलिए इसका pH वैल्यू 8.9 होता है। 8 से ज़्यादा ही होता है, 8.9 के लगभग होता है। और यहाँ पे ये है कि इससे निकला, और इसका संबंध किससे रहता है? छोटी आंत में। तो पीत की थैली में जमा हो जाता है पीत रस, और उसके बाद कहाँ चला आता है? छोटी आंत में। देखिए आमाशय में क्या था कि अम्ल निकल रहा था, तो यहाँ पे आमाशय का क्या काम है कि भोजन जब भी पचेगा तो अम्लीय माध्यम है, लेकिन जैसे ही छोटी आंत में आता है वो अम्लीय माध्यम को नहीं पसंद करता, अम्लीय माध्यम में भोजन नहीं पच पाता है, तो वहाँ पे क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का होता है, पीत रस हरा रंग का होता है। यहाँ पे एक आप बोलिएगा सर छोड़िए प्लीहा क्या होता है? ये प्लीहा हम आगे बताएंगे। ये प्लीहा है, ऐसा जगह है कि इसे हम RBC का कब्रगाह कहते हैं। ये ब्लड में पढ़ाएंगे आपको, रक्त जब पढ़ाएंगे तो यहीं पे आके ब्लड का डेथ हो जाता है, इसलिए इसको RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। चलिए यहाँ से चलाया, छोटी आंत में चलाया। अभी देखिए इसके पास एक पीले रंग का ये अग्नाशय ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो अग्नाशय पीले रंग की ग्रंथि है, इससे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, साथ ही साथ आपका इसमें लैपेज एंजाइम भी निकलता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? जो प्रोटीन आमाशय में नहीं पच पाया, इससे निकला ट्रिप्सिन वो सारे प्रोटीन को पचा देता है, और जो लैपेज निकला वो फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। इस प्रकार यहाँ कार्बोहाइड्रेट पच गया था, कहाँ? मुंह में ही पच गया था लाल ग्रंथि से, जो एमाइलेज एंजाइम निकला था, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया था, मतलब उसका सरल अवयव में टूट गया था। आमाशय में आपका पेप्सिन की वजह से प्रोटीन टूट गया, और आपका जो बचा उचा है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकल के जब आ जाता है छोटी आंत में, तो यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम और लैपेज एंजाइम की वजह से जो बचा हुआ प्रोटीन और फैट है सभी का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो देखिए छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया
तब यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आएंगे, रक्त केशिका पतला पतला। अब वहाँ पे भोजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुँच जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस कि कैसे इससे एनर्जी का निर्माण होगा, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर श्वसन में पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से तो ब्लड पूरी तरह भोजन पूरी तरह से पच गया, अब ब्लड के माध्यम से पूरा कोशिका के पास पहुँच गया। लेकिन क्या अगर भोजन किए हैं तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी, ऐसा भी तो कुछ भोजन का भाग होगा जो पूरी तरह से पच नहीं पाया है। तो जो पच नहीं पाता है, अनडाइजेस्टेड फूड या अपचा भोजन, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला आता है। देखिए ये बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर 5 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई छोटी आंत से ज़्यादा होती है। और जो बड़ी आंत है ये 2 भाग में बटा होता है, कोलोन और रेक्टम। तो जो नहीं पच पाता है भोजन वो इसमें चलाता है, बड़ी आंत में चला आता है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और बाकी अपचा भोजन आके रेक्टम में जमा हो जाता है। और रेक्टम में जमा होने के बाद यहाँ पे नीचे एनस, मल द्वार है एनस, ये एनस के रास्ते समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और भाग देख रहे हैं आप, अपेंडिक्स। तो ये जो छोटी आंत होता है, बड़ी आंत, यहीं पे कॉम्बिनेशन पर यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे एक अपेंडिक्स भाग होता है। अपेंडिक्स भाग का पाचन तंत्र में कोई रोल नहीं होता है, ये पाचन क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है। ये हमारे शरीर के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन, अपशेषी अंग, जिसका कि पाचन में कोई रोल नहीं है। इस प्रकार देखें कि भोजन का हमारा पूर्ण रूप से पाचन हो गया। सारे जटिल अवयव जो भी थे हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गए, यहाँ पे प्रोटीन का मात्रा में पाचन हो गया। जो प्रोटीन नहीं पच पाया उसका पाचन आपका छोटी आंत में अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम और लैपेज एंजाइम्स की सहायता से प्रोटीन और फैट का पाचन हो गया। जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, हमारा मुख गुहा से होता है, और यहाँ पाचन हो गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो नहीं पच पाता है भोजन, वो आपका बड़ी आंत से रेक्टम में जमा हो जाता है, मलाशय में, और एनस अर्थात मल द्वार के रास्ते समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और सारी कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से भोजन पहुंच जाता है। और वहाँ पे प्रत्येक कोशिका के पास भोजन से कैसे एनर्जी का निर्माण होगा, क्योंकि अब भोजन से ही जो सरल अवयव में चेंज हुआ है, जटिल अवयव, इसी के माध्यम से सभी को काम करने की क्षमता आएगी, एनर्जी आएगा। चूँकि प्रत्येक कोशिका को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी का निर्माण कैसे होगा, ये हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।